हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी इस हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की सीरीज में, जहां पर मैं डे 7 आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। और डे 7 में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी जियोग्राफी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, और वो भी 2017 के जो हमारे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के ज्योग्राफी के क्वेश्चंस थे, वो डिस्कस मैं आपके साथ करूंगा। 10 क्वेश्चंस आज के दिन हम लोग पिक करने वाले, राइट। सो विदाउट एनी डिले इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जो अवेलेबल कंटेंट है वो पसंद आ रहा है और आपकी प्रिपरेशन में मदद कर रहा है, तो प्लीज इस चैनल को एक जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जितने भी वीडियोस हम डालते हैं, जो भी कंटेंट हम डालते हैं चैनल पे, उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। और इसी के साथ डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। क्यों? क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल पे आपको जितना भी कंटेंट हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट जाता है यूट्यूब पे, वो सारे कंटेंट डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल होता है टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। वहां पर आपको और दूसरे एस्पिरेंट्स भी मिलते हैं, जहां से जिनके साथ मिलकर के आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, आप अपनी कंपनी बना सकते हैं, और साथ ही आप सारा जो फ्री कंटेंट है एडुटैप का रिलेटेड टू एचपीएएस एग्जामिनेशन, वो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। सो ये तो हुई मेरी बात। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हम 10 एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं जो 2017 के प्रीलिम्स पेपर में पूछे गए थे कमीशन के द्वारा। और 2017 का जो पेपर था वो 2018 में कंडक्ट हुआ था, और ये जो ज्योग्राफी के टोटल क्वेश्चंस आए थे उनका नंबर था अराउंड 13। और आज जो है हम उनमें से 10 क्वेश्चंस को उठा के आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज द शॉर्टेस्ट डे। 4 प्लैनेट्स के नाम हमें दिए गए, अर्थ, मार्स, मरकरी और वीनस। ये जो चारों प्लैनेट्स हैं, ये चारों हमारे इनर प्लैनेट्स हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स इनको बोला जाता है। और ये जो चारों टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैं, दीज आर दी 4 क्लोजेस्ट प्लैनेट्स टू द सन। सन से मरकरी, उसके बाद अपना वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स। ये हमारे 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, इनर प्लैनेट्स हैं। इन चारों प्लैनेट्स में से किस प्लैनेट का शॉर्टेस्ट डे होता है? डे का मतलब क्या हुआ? कितना टाइम लग रहा है रोटेशन कवर करने में, और रोटेशन को कितना समय लगेगा, ये पूरा चीज जो है हमारे कोर्सेज के अंदर, किसी भी स्टैंडर्ड बुक के अंदर आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। और हो सकता है कि कुछ एस्पिरेंट्स को इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हुई हो, उनको लगा हो कि मरकरी सन के बहुत करीब है तो शायद उसका डे सबसे शॉर्ट होता होगा, बट दिस इज नॉट द केस, क्योंकि यहां पर डे पूछा गया, ईयर नहीं पूछा गया। करेक्ट आंसर की अगर हम यहां पर बात करते हैं, द करेक्ट आंसर इज अर्थ। हमारा जो ग्रह है अर्थ, दैट इज द करेक्ट आंसर, राइट। अगर मैं आपको टेबल पे दिखाऊं कि जितने भी प्लैनेट्स हैं, 4 इनर प्लैनेट्स की अगर हम बात कर लेते हैं, तो उसमें रोटेशन के टाइम पीरियड के मामले में मरकरी को अगर देखें तो 58 अर्थ डेज लगते हैं। अर्थ डेज का मतलब क्या है कि 24 घंटे, जो हम 24 घंटे हैं, वो 24 घंटे का एक अर्थ डे होता है। सो 58 इंटू 24 आवर्स इज द टाइम टेकन बाय मरकरी। वीनस को 243 दिन, 243 डेज, यानी 243 डेज इंटू 24 आवर्स। वीनस एक्चुअली ऐसा प्लैनेट है जो अपनी एक्सिस के ऊपर बहुत स्लोली रोटेट करता है, बहुत स्लोली रोटेट करता है वीनस, ठीक है। और इसीलिए इसको कम से कम 250 दिन लग जाते हैं अपना एक दिन कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अर्थ की बात करें तो अर्थ को एक दिन लगता है, यानी कि 24 घंटे का समय लग रहा है। मार्स को थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है, 1.03 डेज, अराउंड 24 आवर्स से थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है मार्स को अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अगर हम आउटर प्लैनेट्स की बात करें तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून, ये बहुत बड़े प्लैनेट्स हैं, ठीक है, बहुत बड़े प्लैनेट्स हैं, और इनकी जो रोटेशन स्पीड है वो बहुत ज्यादा है, बहुत तेजी से घूमते हैं। जुपिटर की अगर हम बात करें, आधा दिन भी नहीं लगता है जुपिटर को, यानी कि 12 घंटे भी नहीं लगते हैं, और जुपिटर अपना एक जो चक्कर है वो कंप्लीट कर लेता है, 1 रोटेशन कंप्लीट कर देता है, ठीक है। तो ये आपको पूरा जो ऑर्डर है वो ऑर्डर पता होना चाहिए। कौन सा प्लैनेट है जो सबसे कम समय लेता है अपने रोटेशन करने के लिए अपने एक्सिस के ऊपर, तो वहां पर हमारा वो प्लैनेट बन जाएगा जुपिटर। सबसे कम समय ले रहा है 0.41 डेज। सबसे ज्यादा समय कौन लेता है? तो वो लेता है वीनस, ठीक है। और अर्थ के कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो अर्थ से ज्यादा तेजी से रोटेट करने वाले प्लैनेट्स जो हैं वो चारों प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्टून, ठीक है। बाकी सभी जो हमारे 3 प्लैनेट्स हैं वो अर्थ से धीरे रोटेट कर रहे हैं। इसी तरीके से रेवोल्यूशन का जो पीरियड है, यानी एक साल सन के अराउंड चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, ये भी बहुत इजीली आपको याद हो जाना चाहिए। जो प्लैनेट सन के सबसे ज्यादा करीब होगा वो सबसे कम समय लेगा, 88 डेज लग जाते हैं। मरकरी को अपना एक ईयर कंप्लीट करने में, एक साल कंप्लीट करने में, अर्थ को हमें पता है 365 डेज लगते हैं, ठीक है। और जितना जितना आप दूर जाते जाओगे सन से, उतना ज्यादा आपको समय लगता जाएगा। इस वजह से नेपट्टून को 165 ईयर्स, यानी अर्थ का जो 165, अर्थ का जो एक ईयर है उतने 165 ईयर्स लगते हैं नेपट्टून को अपना एक ईयर कंप्लीट करने में, ठीक है। तो ये हो गई हमारे प्लैनेट्स की बात। बहुत ही इजी तरीके से आपको बस क्या पता होना चाहिए
फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लेनेट एंड स्लोएस्ट रोटेटिंग प्लेनेट, फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लेनेट एंड स्लोएस्ट रिवॉल्विंग प्लेनेट। ये आपके माइंड में चीजें क्लियर होनी चाहिए, बहुत सिंपल चीजें हैं, अगर एक दो बार आप रिवाइज कर लोगे तो इसमें भूलने के चांसेस आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इग्नियस रॉक्स हैज द हाईएस्ट डेंसिटी। अब ये पेपर है 2017 का और 2017 में कमीशन ने ज्योग्राफी के ज्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो जियोमॉर्फोलॉजी के सब्जेक्ट से पूछे हैं। जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब थोड़ा सा जियोलॉजी से जुड़ा हुआ जो ज्योग्राफी का पार्ट होता है, जहां पर हम लैंडफॉर्म्स के बारे में, रॉक्स के बारे में, रॉक साइकिल्स के बारे में और थ्योरीज के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, प्लेट टेक्टोनिक, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिले थे। पूछा क्या गया है कि इग्नियस रॉक्स में से हमें 4 इग्नियस रॉक्स दी गई हैं, हाईएस्ट डेंसिटी किस रॉक की होती है। ऑप्शंस हैं बसाल्ट, ओलिवाइन, पायरोक्सिन और क्वार्ट्ज। यहां पर अगर हम एक चीज और देखें तो क्वार्ट्ज इज नॉट प्राइमरली एन इग्नियस रॉक। पहली तो बात, क्वार्ट्ज एक इग्नियस रॉक प्राइमरली नहीं मानी जाती है, लेकिन चलो कमीशन ने ऑप्शन में दे दिया है। अब कमीशन ने इस क्वेश्चन में जो आंसर दिया था, कमीशन का जो आंसर था, जो ऑफिशियल आंसर की का आंसर था, कमीशन ने कहा कि बसाल्ट इज द करेक्ट आंसर। Basalt is the igneous rock which has the highest density, but this is actually not correct. Correct answer यहां पर होना चाहिए हमारा olivine, ऑप्शन बी ओलिवाइन। ओलिवाइन ऐसा एक मिनरल है जो सबसे डेंस मिनरल्स में से गिना जाता है, ठीक है। यहां पर मैंने एवरेज डेंसिटी आपको लिखकर बता दी है। बसाल्ट की अगर हम बात करें 2.8 to 23 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ओलिवाइन इज मोर देन दैट, ओलिवाइन लगभग 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक पहुंच जाता है। पायरोक्सिन भी 3 to 4 ग्राम रहता है, क्वार्ट्ज 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रहता है। और मैंने आपको बताया भी क्वार्ट्ज इज नॉट कंसिडर्ड अ इग्नियस रॉक और इसीलिए इसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं है, और इस वजह से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए ओलिवाइन। ओलिवाइन हैज द हाईएस्ट डेंसिटी अमंग ऑल द रॉक्स मेंशन्ड हियर। लेकिन कमीशन ने अपना जो ऑफिशियल आंसर की का आंसर है वो पता नहीं कहां से उन्होंने उठाया था, जिस भी एग्जामिनर ने वो क्वेश्चन सेटअप किया था शायद उनसे कुछ गलती हो गई। तो ये चीज आपको फिर समझ लेनी पड़ेगी। सब्जेक्ट में जो चीजें हम पढ़ रहे हैं, हम अपने कोर्सेज में जो चीजें पढ़ रहे हैं उसके ऊपर भरोसा करके हम लोग जाने वाले हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कमीशन अपनी आंसर की के अंदर अगर कुछ चेंजेस कर देता है, हालांकि कमीशन हमें मौका भी देता है, हमें अलाउ करता है कि हम अपने रिप्रेजेंटेशन सेंड कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि कोई आंसर उनके ऑफिशियल आंसर की में गलत है तो हम अपने सबूत के साथ, प्रूफ के साथ वो आंसर करेक्ट करने के लिए भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो चांस भी है और कमीशन अब इसको कंसिडर भी करता है। लेकिन डरने वाली इतनी बात नहीं है, क्योंकि अब रिसेंट ट्रेंड्स जो आ गए हैं उसमें हम देख रहे हैं कि कमीशन क्वेश्चंस को जिस तरीके से फ्रेम करता है वो फ्रेम करने का स्टाइल और ज्यादा बेटर हो गया है, क्वेश्चंस की क्वालिटी ज्यादा बेटर हो गई है और अब ऐसी गलतियां होने के चांसेस कमीशन की तरफ से कम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एक्टिव वोल्केनोज। बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया कि 4 लोकेशंस हमें दी गई हैं, इन लोकेशंस में से लार्जेस्ट नंबर ऑफ एक्टिव वोल्केनोज हमें कहां देखने को मिलेंगे। अब हो सकता है कि आप में से कुछ एस्पिरेंट्स को इसका एग्जैक्ट आंसर पता हो कि सबसे ज्यादा वोल्केनोज हमें अलास्का या एल्यूशियन या हवाई या आइसलैंड कहां देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है, अगर आप थोड़ा सा एजुकेटेड गेस लेना चाहते हैं, तब आप क्या कर सकते हैं। देखिए अलास्का, इसकी लोकेशन हमें पता होनी चाहिए। लोकेशन चारों जो आइलैंड्स हैं, चारों जो लोकेशंस दी गई हैं, इनकी आपको एग्जैक्ट पोजीशन मैप के ऊपर पता होनी चाहिए, तभी जाकर आप इस आंसर को गेस भी कर पाएंगे। अलास्का हमें पता है कि नॉर्थ अमेरिका में बिल्कुल नॉर्दर्न साइड में जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वो हमारा अलास्का है, वहां वोल्केनोज हैं, बिल्कुल है वोल्केनोज। फिर एल्यूशियन आइलैंड्स, एल्यूशियन आइलैंड्स कहां लोकेटेड हैं। एल्यूशियन आइलैंड्स लोकेटेड हैं अलास्का से साइबेरिया का जो बेरिंग स्ट्रेट है उसे कनेक्ट करते हुए एक आइलैंड्स की लाइन जाती है, उसको हम बोल रहे हैं एल्यूशियन आइलैंड्स। ये लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। फिर हवाई आइलैंड्स, हवाई आइलैंड्स पैसिफिक ओशन के बीचों बीच लोकेटेड है। हवाई आइलैंड्स में 5 या 6 आइलैंड्स हैं, ठीक है। आइसलैंड की अगर हम बात करें, अटलांटिक ओशन के नॉर्थ में लोकेटेड है, एक आइलैंड है आइसलैंड का, ठीक है, एक आइलैंड है। सो आइसलैंड में अगर आपको लोकेशन पता है, हमें पता है एक आइलैंड है। अब एक आइलैंड पे कितने वोल्केनोज हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा, राइट। उसके बाद बात आ गई हवाई आइलैंड्स में, यहां पर 5 या 6 आपके बड़े आइलैंड्स हैं, कितने वोल्केनोज हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अलास्का की बात करें तो अलास्का एक ऐसी लोकेशन है जो बहुत ठंडी लोकेशन है। अब अलास्का में कितने वोल्केनोज हो सकते हैं ये हमें पता नहीं है, हम गेस भी नहीं कर सकते। लेकिन एल्यूशियन आइलैंड्स की अगर हम बात करें, ये 100 से ज्यादा आइलैंड्स हैं, 100 से ज्यादा छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। अब वोल्केनोज होने की चांसेस अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा वोल्केनोज होने के चांसेस कहां हैं,
एल्यूशन आइलैंड में है, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिकली आइलैंड्स का नंबर बहुत ज्यादा है। एक चीज हमें कंफर्म है कि इन सभी लोकेशंस में वोल्केनोस तो हमें मिलते ही हैं, तो जहां पर आइलैंड्स का नंबर ज्यादा होगा तो हम बोलेंगे ना यहाँ पर हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्टिव वोल्केनोस है। करेक्ट आंसर भी यहाँ पर है ऑप्शन बी, एल्यूशन आइलैंड्स। और अगर मैं आपको लोकेशन दिखा दूं, ये एल्यूशन आइलैंड्स की लोकेशन है, ये हमारा अलास्का का रीजन है। अलास्का का जो कोस्टल बेल्ट है, यहां पर हमें वोल्केनोस देखने को मिलते हैं, राइट। उसके बाद ये हमारा कामचाटका का पेनिनसुला है, और ये जो आइलैंड्स की चेन है, दिस इज योर एल्यूशियन आइलैंड्स। एंड दिस आइलैंड चेन इट कंसिस्ट्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ वोल्केनोस, मोर देन 100 एक्टिव वोल्केनोस आपको यहां पर मिलते हैं। और ये जो पूरा पार्ट है पैसिफिक ओशन की जो रिम है, हम बोलते हैं इसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक ओशन के चारों तरफ, चाहे वो जापान हो, चाहे वो कामचाटका पेनिनसुला हो, चाहे वो हमारे ये कुरिल आइलैंड्स हो, या फिर हमारे एल्यूशन आइलैंड्स हो, अलास्का हो, अमेरिका का जो पैसिफिक का कोस्ट है कैलिफोर्निया तक, उसकी बात कर लीजिए, या फिर साउथ अमेरिका में जो एंडीज माउंटेन रेंजेस है चिली और इक्वाडोर में, उसकी बात कर लो, या फिर साउथ में एंटार्क्टिका का जो रीजन है वहां पर भी वोल्केनोस मिलते हैं। फिर न्यूजीलैंड आया, वहां वोल्केनोस मिलते हैं, और उसके बाद आप फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान आओ, फिर दोबारा आपको वोल्केनोस मिलते हैं। पूरे पैसिफिक ओशन के चारों तरफ वोल्केनोस है, ये चीज हमने पढ़ रखी है। और इसीलिए यहां पर हमारा करेक्ट आंसर बन गया एल्यूशन आइलैंड्स। दीज आर द आइलैंड्स व्हिच हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोल्केनोस अमंगस्ट आइसलैंड, अमंगस्ट हवाई आइलैंड्स एंड अमंगस्ट अलास्का। यहां पर एल्यूशन का आंसर आपको देना था, ठीक है। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। तो यहां पर मैं बस आपको इतना ये समझाना चाह रहा हूं कि एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन होना ये अपने आप में अच्छी बात है, हमें आंसर पता है तो बहुत इजीली हम उसको मार्क कर देंगे। लेकिन थोड़ा सा अगर हम वेल रेड हैं, थोड़ा सा हम अगर एटलस को और मैप को अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो गेस वर्क करके भी सही आंसर तक पहुंचा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। द कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन वाज गिवन बाय हूम। नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन क्या है, हम इसको ऑप्शन में भी पढ़ते हैं, लेकिन जनरल स्टडीज में भी अब हम नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन के बारे में पढ़ने लगे हैं। नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन दिया गया था बाय अ वेरी फेमस स्कॉलर, जियोमॉर्फोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। उन्होंने बोला था कि कोई भी लैंडफॉर्म जब बनती है अर्थ के ऊपर, तो एक साइकिल के तहत, एक स्टेजेस के तहत, प्रोसेस के तहत उसका इरोजन होता है, और उसको उसने नाम दिया नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन। ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, विलियम मॉरिस डेविस, वॉल्टर पेंक, एंड्रू स्टालर एंड डब्ल्यू.डी. थॉर्नबरी। आउट ऑफ दीज फोर द करेक्ट आंसर इज डब्ल्यू.एम. डेविस। अब यहां पर गेस वर्क करना उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा जिन्होंने ज्योग्राफी जीएस की तैयारी अच्छे से नहीं कर रखी है, क्योंकि यहां पर हम जब भी इरोजन की बात करते हैं, हम डेविस की बात जरूर करते हैं, राइट। हालांकि वॉल्टर पेंक ने भी इरोजन के ऊपर काम किया है, एंड्रू स्टालर ने भी जियोमॉर्फोलॉजी में काम किया है, लेकिन ये जो नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन है, इसको फ्लूवियल साइकिल ऑफ इरोजन भी बोला जाता है। ये वो साइकिल है जो कि ज्यादातर ह्यूमिड क्लाइमेट्स के अंदर, जहां पर वाटर की अच्छी अवेलेबिलिटी हो, वहां पर इरोजन किस तरीके से होता है, ये बताने का काम हमें डब्ल्यू.एम. डेविस, विलियम मॉरिस डेविस ने किया है, ठीक है। सो नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन वाज गिवन बाय विलियम मॉरिस डेविस। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दिस क्वेश्चन इज नाउ रिलेटेड टू अ लैंड फॉर्म कॉल्ड रिया, RIA। रिया स्टैंड्स फॉर व्हाट? इट्स अ काइंड ऑफ लैंडफॉर्म जो बनती है, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है? ऑप्शंस बहुत ध्यान से देखेंगे, कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस हमें ऐसे दिए गए हैं। अ सबमर्ज्ड रिवर वैली, अ सबमर्ज्ड ग्लेशियर वैली, एन इमर्ज्ड रिवर वैली और एन इमर्ज्ड ग्लेशियर वैली, ठीक है। अब रिया क्या होता है कि जब भी कोई रिवर या कोई ग्लेशियर एक वैली बनाता है, हमें पता है कि एक माउंटेन्स या अपने प्लेटूज को काटते हुए, इरोड करते हुए कोई भी रिवर जो है वो एक अपनी घाटी बना लेती है, वैली बना लेती है, और यही काम ग्लेशियर्स भी करते हैं। इसी तरीके से पुराने समय में जब आइस एज का टाइम था, आइस एज के टाइम पे बहुत सारी रिवर्स थी, उनकी बहुत सारी वैलीज थी, और जो सी लेवल था आइस एज में, वो सी लेवल काफी कम था आज के मुकाबले, क्योंकि बहुत सारा पानी जो है वो आइस की फॉर्म में सरफेस के ऊपर स्टोर्ड था। इस वजह से ओशंस में पानी कम था और सी लेवल कम था। फिर जब आइस एज खत्म हुई है, वो सारा आइस जब मेल्ट हुआ है, तो सी लेवल राइज हो गया, सी लेवल बढ़ गया, और सी लेवल बढ़ने की वजह से पहले जो रिवर वैलीज बनी हुई थी और वो जाकर के समुद्र में मिल रही थी, सी लेवल बढ़ गया और उन वैलीज के अंदर समुद्र का पानी घुस गया। ऐसी लैंडफॉर्म को हम बोलते हैं रिया, अ सबमर्ज्ड रिवर वैली, नॉट नेसेसरीली अ ग्लेशियल वैली। जरूरी नहीं है ग्लेशियल वैली हो, रिवर वैली होगी और वो सबमर्ज हो जाएगी तो उसको हम रिया नाम देंगे। अगर थोड़ा सा आपको ये डेफिनेशन समझाने की कोशिश करूं, इट इज अ फॉर्म्ड बाय सबमर्जेंस ऑफ अ अनग्लेशिएटेड रिवर वैली। ऐसी वैली जहां पर ग्लेशियर्स का एग्जिस्टेंस नहीं है, वहां पर रिवर्स का एग्जिस्टेंस था, और इन वैलीज के ऊपर
ओशन का जो वाटर है वो भर चुका है क्योंकि सी लेवल राइज हो गया है और अब वो वैलीज के अंदर हमें ओशन वाटर यानी सॉल्टी वाटर देखने को मिलता है। सो दिस इज अ रिया, ठीक है। सो रिया इज फॉर्म्ड व्हेन अनग्लेशिएटेड रिवर वैली इज सबमर्ज्ड. The result is almost always an estuary surrounded by many hills that were once the valley, and it is now also known as a drowned river valley. डूब गई है रिवर वैली। अगर हम देखें कि हिमाचल के अंदर कल को ऐसा अगर होता है कि सी लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाए कि हिमाचल की जो घाटियां बनी हुई हैं, चाहे वो सतलज रिवर की घाटी हो, चाहे ब्यास नदी हो, चाहे पार्वती नदी हो, चाहे चिनाब नदी हो, हमें पता है कि वो जो वैलीज हैं वो किस तरीके की हैं कि देयर आर लार्ज माउंटेन्स और उनके बीच में दिस इज अ रिवर वैली, राइट। अब कल को अगर ओशंस का लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाता है, हिमाचल तक तो खास नहीं पहुंचेंगे, अगर मान लीजिए बढ़ जाता है, तो ये ओशन का वाटर जब इन वैलीज के अंदर भर जाएगा तब हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें ऐसी लोकेशन देखने को मिलेगी कि ओशन का वाटर है और बीच में से हमें बस माउंटेन पीक्स देखने को मिल रही है। तो हमें पता लग रहा है कि ये जो है वो रिवर्स के द्वारा बनाई गई घाटियां हैं, वैलियां हैं, लेकिन उसमें ओशन वाटर घुस चुका है। दैट इज नथिंग बट अ रियर, ठीक है। ऐसे कुछ एग्जांपल्स भी मैंने यहां पर लिस्ट कर दिए हैं और ये एग्जांपल्स आपको जब आप डाउनलोड करेंगे इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाकर के, तो वहां पर आपको ये सारे टेक्स्ट, ये सारा कंटेंट भी अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर है? इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिस क्वेश्चन इज अगेन अबाउट अ लैंडफॉर्म। द टर्म डिफ्लेशन इज एसोसिएटेड विद व्हाट? डिफ्लेशन। ये सारी चीज हम कोर्सेज के अंदर पढ़ते हैं। जब हम जीएस ज्योग्राफी की बात करते हैं तो हम वहां देखते हैं कि डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बनाई गई हैं। किसके द्वारा? पहले रिवर्स के द्वारा, ठीक है, नदियों के द्वारा लैंडफॉर्म्स बनाई जाती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्लेशियर्स भी अपना काम करते हैं लैंडफॉर्म्स बनाने का। उसके बाद हम देखते हैं कि जो एरिड एरियाज हैं, जो थोड़े सूखे इलाके हैं जहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी नहीं है, वहां पर विंड का ऐसा एक्शन होता है हवा के द्वारा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ इलाकों में ग्राउंड वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर हमारी आ जाती हैं मरीन वेव्स, राइट। सो ये अलग अलग एजेंट्स हैं जिनके द्वारा डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बनाई जाती हैं और हम इन सभी एजेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, इन सभी के द्वारा बनाई गई लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। और इसमें जब आप विंड के द्वारा बनाए गए लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, खासतौर पे एरिड इलाकों में, रेगिस्तानी इलाकों में, तब हम टर्म यूज करते हैं डिफ्लेशन, ठीक है। ऑप्शंस देखो क्या है? ग्लेशियर्स, रनिंग वाटर, सी वेव्स या विंड एक्शन। अब डिफ्लेशन का मतलब है कि जब भी कोई सूखा इलाका होता है जहां पर बहुत सारी सैंड है, उस सैंड को जब हवा उड़ाकर ले जाती है तो बीच में जो बेसिन बनता है वो डिफ्लेशन बेसिन होता है। तो डिफ्लेशन इज बेसिकली हवा के द्वारा जब उड़ा दिया जाता है सैंड को या मिट्टी को एक जगह से, तो जो लैंडफॉर्म बनती है उसको हम बोल रहे हैं डिफ्लेशन। दैट इज व्हाई करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, विंड एक्शन, राइट। तो डिफ्लेशन बेसिन क्या है? इट इज अ बेसिन फॉर्म्ड बाय रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स बाय विंड एंड जनरली स्मॉल बट मे बी अप टू सेवरल किलोमीटर्स इन डायमीटर। और अगर हम इस डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करें, एक रेगिस्तान है, उस रेगिस्तान में किसी एक लोकेशन पे विंड के कंसिस्टेंट एक्शन की वजह से, लगातार हवा चलने की वजह से यहां से बहुत सारी सैंड जो है वो ट्रांसपोर्ट कर दी गई है, वो किसी दूसरी जगह पर चली गई है और ये जो पूरा रीजन है ये काफी ज्यादा नीचे बैठ जाता है, डिप्रेस हो जाता है। तो ये बेसिन की तरह भी काम करता है। किसी भी अगर आप डेजर्ट में आपने विजिट किया होगा तो आपने देखा होगा कि लार्ज एरिया जो डेजर्ट्स के हैं वो डेजर्ट ड्यून्स से, सैंड ड्यून्स से, जो रेत के टीले हैं उनसे ढके होते हैं, लेकिन बीच में कुछ जगह ऐसी जरूर होती है जहां पर हवा का कंसिस्टेंट एक्शन है और हवा के कंसिस्टेंट चलने की वजह से, एक्शन की वजह से वहां पर जो गहराई है, जो ऊंचाई है, ऊंचाई काफी कम हो गई है, रेत वहां से हट चुकी है और वहां पर एक बेसिन बन गया है। इसे बोलते हैं डिफ्लेशन बेसिन, हवा के एक्शन की वजह से, ठीक है। आगे बढ़ो, बात करो क्वेश्चन नंबर 7। Which one of the following is not correctly matched? Not correctly matched, कौन सा यहां पर जो पेयर है वो गलत मैच किया गया है? अब पेयर हमें क्या दी गई है? एक साइड हमें दिया गया है मेटामॉर्फिक रॉक। हमें पता है कि जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं वो मेटामॉर्फोसिस एक्शन से बनती हैं किसी दूसरी इग्नियस या किसी दूसरी सेडिमेंट्री या किसी दूसरी मेटामॉर्फिक रॉक से ही एक मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन होता है। तो वी नो दैट इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। अब ये यहां पर हमें एक तरफ मेटामॉर्फिक रॉक्स का नाम दिया गया है, स्लेट, शिस्ट, मार्बल एंड क्वार्टजाइट, और दूसरी तरफ हमें नाम दिया गया है किसी उनकी सोर्स रॉक का, कि किस रॉक से उनकी फॉर्मेशन हुई है। ये सारी जो यहां पर रॉक्स दी गई हैं वो ऑल ऑफ देम दे आर सेडिमेंट्री रॉक्स, सैंडस्टोन, शेल, लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन,
राइट। अब यहां पर अगेन हम जब भी रॉक साइकिल के बारे में पढ़ते हैं तो हम कुछ ऐसी कॉमन मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में जरूर पढ़ते हैं कोर्स के अंदर कि जो किसी पर्टिकुलर इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक से डिराइव होती हैं। यहां पर अगर आप ऑप्शंस भी देखोगे तो शेल एंड लाइमस्टोन, ये एक ऑप्शन में आ रहा है, शिस्ट को शेल से मैच कर दिया, मार्बल को लाइमस्टोन से मैच कर दिया, क्वार्टजाइट को भी सैंडस्टोन से मैच किया, स्लेट को भी सैंडस्टोन से मैच किया। अब हमें यहां पर पता लग जाना चाहिए कि अगर हम गेस भी मारना चाह रहे हैं, तुक्का भी मारना चाह रहे हैं, तो करेक्ट आंसर हमारा या तो ऑप्शन ए होना चाहिए या तो ऑप्शन डी होना चाहिए, क्योंकि दोनों में सोर्स रॉक सेम है सैंडस्टोन, और उससे बनने वाली मेटामॉर्फिक रॉक अलग हो गई है। तो शायद यहां पर एग्जामिनर ने हमें कंफ्यूज करने की कोशिश की। अब देखो, लाइमस्टोन कार्बोनेट रॉक होती है, लाइमस्टोन का जब मेटामॉर्फोसिस होता है तो उससे बनता है मार्बल। ये पेयर करेक्टली मैच किया गया है, तो हमारा आंसर नहीं है। ठीक है। शेल, शेल एक सेडिमेंट्री रॉक होती है। शेल को जब हम कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस के अंदर देखते हैं कि उसका मेटामॉर्फोसिस हो रहा है तो उससे बनता है शिस्ट। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। सैंडस्टोन, इसका मेटामॉर्फोसिस होता है तो क्वार्टजाइट बनता है, बिल्कुल सही बात है। राइट, तो ये तो तीनों पेयर हमारे बिल्कुल करेक्ट हैं। जो इनकरेक्टली मैच्ड पेयर है वो है स्लेट एंड सैंडस्टोन। करेक्ट आंसर हमारे यहां पर बन जाता है ऑप्शन ए। अब यहां पर देखो, स्लेट शेल टाइप सेडिमेंट्री रॉक कंपोज्ड ऑफ क्ले और वोल्केनिक ऐश। ऐसी कोई सेडिमेंट्री रॉक हो शेल की तरह जिसमें ज्यादा मात्रा है क्ले की, ज्यादा मात्रा है बेसोल्टिक वोल्केनिक ऐश की, तो उसका जब मेटामॉर्फोसिस होता है तब वो बन जाता है स्लेट। क्लियर हो गया। इसी तरीके से शिस्ट कब बनता है? शिस्ट बनता है सेडिमेंट्री रॉक से जिसमें शेल भी हो सकती है, उसमें कुछ इग्नियस रॉक भी हो सकती है, टफ्स भी हो सकते हैं, और इनका जब मेटामॉर्फोसिस होता है तब शिस्ट बनता है। शिस्ट बेसिकली एक ऐसी रॉक होती है ना जो वोल्केनिक इरप्शंस के अराउंड, ऐसे एरिया जो वोल्केनिकली एक्टिव हैं, वहां पर हमें ज्यादातर शिस्ट की फॉर्मेशन देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पर डिफरेंट तरह की इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स का जमावड़ा हो गया होता है, और जब वो लावा के बहुत हाई टेम्परेचर के कांटेक्ट में आते हैं तब शिस्ट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है। फिर मार्बल की बात करें तो ये मार्बल मेटामॉर्फोज्ड लाइमस्टोन से डिराइव होता है, लाइमस्टोन से। और क्वार्टजाइट की बात करें तो ये सैंडस्टोन से बनने वाली मेटामॉर्फिक रॉक है। क्लियर हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या बन गया? जो गलत पेयर मैच की गई थी वो थी स्लेट की, जिसको सैंडस्टोन से मैच किया था, लेकिन स्लेट को मैच करना चाहिए था शेल से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द टर्म आउटवॉश प्लेन इज एसोसिएटेड विथ व्हाट? आउटवॉश प्लेन इज अगेन अ लैंडफॉर्म। आउटवॉश प्लेन ग्लेशियर्स से बनते हैं, रिवर्स से बनते हैं, सी वेव से बनते हैं, विंड एक्शन से बनते हैं। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, यही हमारी मेमोरी को टेस्ट करता हुआ 2017 का पेपर था, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स जब मेल्ट करते हैं, जो उनका टर्मिनल होता है जहां पर वो ग्लेशियर्स पूरे मेल्ट हो जा रहे हैं, उनका लोएस्ट पॉइंट है, वहां पर बनते हैं आउटवॉश प्लेन। ग्लेशियर्स के द्वारा जो डेब्री लाया गया है वो जब डिपॉजिट हो जाता है तब बनता है आउटवॉश प्लेन। ठीक है। अब हिमाचल के अंदर हमें पता है बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स की तादाद हिमाचल में काफी अच्छी है, और जब भी हिमाचल में ऐसे ग्लेशियर्स को अगर आप विजिट करते हैं, अगर आप उनके बारे में पढ़ते हैं, आप नेट पे जाकर के उनकी इमेजेस को भी देखेंगे, तो आप देखेंगे कि जहां पर ग्लेशियर का एंड होता है, माउथ होता है ग्लेशियर का, जहां ग्लेशियर मेल्ट होना स्टार्ट कर रहा है, वहां पर जितना भी डेब्री लेकर आया है ग्लेशियर, वो डेब्री यहां पर डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है। अब आइस जब मेल्ट हो गई तो वो तो रिवर की फॉर्म में, स्ट्रीम्स की फॉर्म में, वाटर की फॉर्म में बह जाएगा, लेकिन जो रॉक, पत्थर, मिट्टी कुछ ऊपर से लाई गई है ग्लेशियर्स के द्वारा, वो सब यहां पर डिपॉजिट हो जाती है, और इसको बोलते हैं आउट वॉश प्लेन। ठीक है। और इसीलिए मैंने बताया कि ये सारी जो लैंड फॉर्म्स है, जैसे ड्रमलिन्स हैं, मोरेन्स हैं, मोरेन्स भी 3 टाइप के होते हैं, टर्मिनल, मीडियल, लेटरल मोरेन्स। ठीक है। उसके बाद पिरामिडल पीक हो गया, एरेक्स हो गया, ग्लेशियर आइस है, एब्रेशन है, ये सारे जो डिफरेंट टर्म्स हैं, ये टर्म्स हम लोग पढ़ते हैं जियोमॉर्फोलॉजी में। इस टर्म्स हम लोग पढ़ते हैं जब इन सभी इरोसिव एक्शंस की हम बात होगी तब हम इन टर्म्स को पढ़ते हैं। हम देखते हैं रिवर्स के द्वारा वैलीज बनती हैं, लेवीज बनती हैं, पॉटहोल्स बनते हैं, वाटरफॉल्स बनते हैं, ग्लेशियर्स के द्वारा ये सारी टर्म्स बनती हैं, सी वेव एक्शंस के द्वारा केव बनते हैं, स्टैक्स बनते हैं, पिलर्स बनते हैं, टोम्बोलोस बनते हैं। तो ये सारी टर्म्स मैं जानता हूं बहुत सारी हैं, लेकिन इनको याद करना हम लोगों को पड़ता है, और इनको याद अगर हम कर लेते हैं तो ऐसे 2-2 नंबर के जो क्वेश्चंस कमीशन हमसे पूछेगा वो हमारे क्वेश्चंस गलत होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रेश वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ इज हाउ मच? अब देखो, अगेन कमीशन की तरफ से यहां पर गड़बड़ हुई थी। कमीशन ने देखो ऑप्शंस क्या दिए हैं। कमीशन ने कहा कि अर्थ के ऊपर जितना पानी है उसमें से फ्रेश वाटर जो पानी है, यानी कि जो पानी खारा पानी नहीं है, मीठा पानी है या फ्रेश वाटर है, उसकी मात्रा कितनी है? ऑप्शंस दिया गया 1.5%, 0.01%, 2.5% एंड 2.97%। अब मुझे यह समझ आता है कि 1.5 और 0.01% इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन
2.5% एंड 2.97%, ये तो लगभग 3% हो चुका है, ठीक है, और ये 2.5%। अब इन दोनों में कितना डिफरेंस है भाई? अब अलग अलग सोर्सेस को अगर आप देखने जाएंगे, अब कोई नासा की वेबसाइट है, अब कोई इंडिया की जियोलॉजिकल सर्वे की वेबसाइट है, फिर एनसीईआरटी की बुक है, तो अलग अलग सोर्सेस में ये जो फ्रेश वाटर की टोटल मात्रा है वो या तो 2.5 या फिर 3% के बीच में वेरी करती है। तो कमीशन ने अपने ऑफिशियल आंसर की में ही आंसर बताया कि या तो सी या तो डी, जिसने सी ऑप्शन मार्क किया हो या डी ऑप्शन मार्क किया उसका हम आंसर करेक्ट मानेंगे। करेक्टली अगर देखा जाए तो ये 3% के थोड़ा ज्यादा करीब जाता हुआ फ्रेश वाटर का मामला है। टोटल जितना पानी है अर्थ के ऊपर उसमें से 97% सलाइन है और 3% फ्रेश वाटर है, ठीक है। ये बिल्कुल मैंने एक्यूरेट फिगर नहीं बता रहा हूं, मैं राउंड फिगर्स बता रहा हूं जो आपको याद करने में आसानी होगी। अब वरना मैं डेसिमल लगा के 2.12345 करता रहूं तो उसका कोई मतलब नहीं है। आपको जो चीजें याद करनी है वो आपको समझना होगा कि फ्रेश वाटर 3%, ठीक है। अब इस 3% फ्रेश वाटर में से ज्यादातर जो पानी है यानी कि लगभग 70% वो आइस कैप्स के अंदर स्टोर्ड है, बर्फ की फॉर्म में पोल्स में स्टोर्ड है, या हिमाचल के और हिमालयास के दूसरे माउंटेन रेंजेस के ग्लेशियर्स में स्टोर्ड है। फिर ग्राउंड वाटर हमारा 30% आ जाता है, राइट, अंडर वाटर अंडरग्राउंड एक्विफर्स के अंदर है। फिर जितना पानी बचा, अब बहुत कम जो पानी बचा है वो हमारा फ्रेश सरफेस वाटर है जो लेक्स के अंदर है 87% और रिवर्स के अंदर या स्वॉम्प्स के अंदर है 11 एंड 2%, ठीक है। तो हमें ये जो फिगर है ये पता होना चाहिए। टोटल वाटर इन द ओशंस इज 97 एंड फ्रेश वाटर इज 3%, और उस 3% का भी बहुत छोटा हिस्सा जो है वो नदियों में या फिर जो हमारे एस्टुअरीज हैं स्वॉम्प्स है वहां पर है, और बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो आइस कैप्स की फॉर्म में या अंडरग्राउंड वाटर की फॉर्म में स्टोर्ड है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को एक बार फटाफट से मेरे साथ सॉल्व कर दो। द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर इन द ट्रोपोस्फेयर इज व्हाट? ट्रोपोस्फेयर में एटमॉस्फेयर के लोएस्ट लेयर के अंदर जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं हमारा ऑल्टीट्यूड इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर किस तरीके से कम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लैप्स रेट। और जब भी हम एटमॉस्फेयर को पढ़ते हैं तो वहां पर हम ये चीज जरूर पढ़ते हैं कि वायुमंडल के अंदर तापमान किस तरीके से चेंज होता है। जब हम सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर किस रेट से चेंज होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं 5.4, 6.4, 7 डिग्रीज एंड 7.4 डिग्रीज। अब यहां पर अगर करेक्टली देखें तो इनको कुछ बताना चाहिए था कि ये जो डिग्री सेल्सियस है ये पर किलोमीटर है या पर मीटर है, पर ये पर किलोमीटर है, ठीक है। 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे टेम्परेचर कितना कम होता है? करेक्ट आंसर है 6.5 डिग्री सेल्सियस और 6.4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसको हम बोल रहे हैं लैप्स रेट, और ये चीज हम हमेशा पढ़ते हैं जब भी हम किसी भी तरीके के एटमॉस्फेयर की स्टडी करते हैं, दैट इन द ट्रोपोस्फेयर व्हेन वी गो अप इन हाइट द टेम्परेचर डिक्रीजेस एट अ रेट ऑफ 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर की ऊंचाई और जो तापमान है एवरेज तापमान वो 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट और बेसिक चीजें जो बिल्कुल फिजिकल ज्योग्राफी का बेसिस हैं वो हमसे पूछी जाती हैं, राइट। सो दिस लेक्चर इट प्रूव्स कि जब भी हम ज्योग्राफी की स्टडी करने जा रहे हैं, जब भी हम जीएस की ज्योग्राफी पढ़ेंगे और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पढ़ रहे हैं, मेंस में हमें पता है जीएस 1 में ज्योग्राफी का अच्छा खासा मटेरियल आने वाला है, डिजास्टर मैनेजमेंट वहां पर आने वाला है, हिमाचल की ज्योग्राफी वहां पर आने वाली है, लेकिन जो प्रीलिम्स का पेपर है वहां पर हमारी जीएस की ज्योग्राफी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आती है। ज्योग्राफी जो है वो बहुत फैक्चुअल नेचर की भी आती थी पहले, आज के समय में वो ट्रेंड थोड़ा बढ़ गया है, क्वेश्चंस की क्वालिटी अच्छी हो गई है, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस आने लगे हैं, एक एक दो स्टेटमेंट के, चार स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आने लगे जिसमें करेक्ट स्टेटमेंट हमको आइडेंटिफाई करनी होती है, लेकिन वो स्टेटमेंट बहुत डिफिकल्ट नहीं होती। और ये मेरी गारंटी है कि अगर आप हमारे साथ कोर्सेज जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो कवर करते हो तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा प्रीलिम्स में आपको देखने को नहीं मिलने वाला है फिजिकल ज्योग्राफी का, स्टैटिक ज्योग्राफी का, जो आपने ना पढ़ा हो, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू रियली टेस्ट दिस, आप हमारी प्रीलिम्स की जो 2022 को टारगेट करती हुई टेस्ट सीरीज है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर हम उसको आपको अफोर्ड करवा रहे हैं। 2999 इज द ओनली प्राइस, एंड इफ यू यूज द कोड हिमाचल 30 अगर आप एक कोड यूज करते हैं तो आप इसको 30% ऑफ के ऊपर गेन कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से हमारा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स भी अवेलेबल है, 30% ऑफ इज अगेन अवेलेबल ऑन दिस पर्टिकुलर कोर्स ऑल्सो। 25,000 इज द प्राइस ऑफ दिस कोर्स, लेकिन हमें पता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट जो हैं उनको एक क्वालिटी मटेरियल की दरकार होती है इस एग्जामिनेशन के लिए, और इसीलिए हमने 30% ऑफ इस कोर्स के ऊपर भी रखा है। अगर आप सिर्फ सीसैट की तैयारी करना चाहते हो, क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश पढ़ना चाहते हो, तो ये कोर्स स्पेशली आपके लिए अवेलेबल है 30% डिस्काउंट के ऊपर, और इसमें आपको पूरे सीसैट जो आपके प्रीलिम्स में आने वाला सेकंड पेपर है उसकी आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। सो अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स फॉर दोस्त जो कि A to Z
प्रीलिम्स मेंस की सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी करना चाहते हैं अलॉन्ग विद टेस्ट सीरीज, अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स, अलॉन्ग विद पर्सनल गाइडेंस एंड मेंटरिंग, तो उनके लिए हमारा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। अगर आप सिर्फ सीसेट की तैयारी करना चाहते हैं, यू आल्सो हैव अ स्पेसिफिक सीसेट कोर्स। एंड इफ यू ओनली वांट टू टेस्ट योरसेल्फ, बिल्कुल ऐसे स्टैंडर्ड की टेस्ट सीरीज जो आपके HPPACS का जो कमीशन है उसके द्वारा बनाई गई, बिल्कुल क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के ऊपर अगर हम अपना जो टेस्ट बनाते हैं, ऐसी टेस्ट सीरीज अगर आप चाहते हो सेम पैटर्न को फॉलो करती हुई, सेम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को फॉलो करती हुई, तब आपको ये टेस्ट सीरीज भी हमारी अवेलेबल रहेगी। ठीक है, सो ऑल दीज कोर्सेज, इनके लिंक्स, इनसे जुड़ी हुई और जानकारी अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स को एक बार चेक करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार चेक करिए, या फिर हमें लिखिए hello@edutap.co.in पे, या फिर इस कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट करिए। जो भी आपकी क्वेरीज होंगी वो क्वेरीज आपकी विद इन 24 आवर्स रिजॉल्व की जाएंगी, चाहे वो कोर्स से जुड़ी हुई हूं, चाहे वो तैयारी से जुड़ी हुई हूं, चाहे वो आपकी कुछ कंफ्यूजन या आपकी कुछ स्ट्रैटेजी से जुड़ी हुई अगर क्वेरीज हों, all of them they will be resolved within 24 hours if you call on this number or if you write at hello@edutap.co.in, right? So इसी के साथ मुझे दीजिए यहां पर इजाजत, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।